एक कंटेंट का नाम है मलिक अंबर। बहमनी साम्राज्य के दो बड़े शासकों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका प्रभाव शासक तो नहीं थे लेकिन अस्तित्व में इन्हीं की प्रधानता रही है। एक हमने महमूद गवाह पर लिखा है, दूसरा हम मलिक अंबर पर लिखने जाएंगे। मलिक अंबर को समझिए, लगभग ये व्यक्ति 1549 ईस्वी में बेटा जन्म हुआ था खुरासान में, हाँ इथोपिया में। और ये इथोपिया के हबसी है। हबसी कौन होती थी बेटा वहां की? अच्छा, आपने एक जाति हमारे यहां मूलतः जो द्रविड़ है, या जब हम अंडमान निकोबार जाएंगे तो अंडमान निकोबार में आप पढ़ते हैं सैम्पेन, जारवा। वहां दरअसल ये जनजातियां हैं, ये जनजातियां नीग्रोइड प्रजाति की हैं। अच्छा, जो निग्रोइड होते हैं, मतलब इतना बता दूं, इतना समझो, जो निग्रोइड स्पेसीज है मानव प्रजाति की, ये दरअसल क्या है कि अश्वेत होते हैं। अश्वेत का मतलब क्या है कि इनकी चमड़ी में मेलेनिन ज्यादा होता है, वजह क्लाइमेटिकल इफेक्ट है और ट्रेडिशनल, मेरा मतलब हायरार्की है। मेरा यहां हायरार्की के पक्ष में, मैं हेरेडिटरी से कह रहा हूं, आनुवंशिक है। एक बार पुनः सुनो, तो निग्रोइड कौन है बेटा? अश्वेत प्रजाति है मानव की। इसका जो ओरिजिन है वो भारत में दक्षिण भारत है और या मध्य अफ्रीकन जोन है। ठीक है बेटा। अश्वेत प्रजाति की वजह है मेलेनिन, मतलब त्वचा में मेलेनिन डर्मिस फोर्स पर आता है, एपिडर्मिस और डर्मिस पर आ जाता है, इसीलिए इनकी त्वचा कैसी रहती है बेटा? सांवली दिखाई देती है, अश्वेत दिखाई देती है। निग्रोइड प्रजाति के लोगों को मध्य अफ्रीका वाले जोन में क्या कहा जाता था बेटा? हबसी। और ये जो व्यक्ति है मलिक अंबर, भारत में आया हुआ इथोपिया से आया है। इथोपिया अफ्रीकन देश का पार्ट है। इसे आजकल अबिशीनिया कहते हैं। आजकल इसे क्या कहते हैं बेटा? अबिशीनिया है। मतलब उस समय पर मलिक अंबर अबिशीनियाई यात्री के रूप में भारत आए। मलिक अंबर 1449 में इथोपिया में इनका जन्म हुआ। राजनीतिक परिपाठी में ये 1583 ईस्वी में एक्टिव हो गए, लगभग 32 साल की उम्र में यहां पर आए और ये दास के रूप में आए। इतना बता दूं कि बहमनी साम्राज्य के सेक्शन में जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वो है खानदेश। खानदेश वाले सेक्शन पर यह बरार क्षेत्र में आता था। उस समय उस क्षेत्र का व्यक्ति था चंगेज खां। याद रखिए, मैं चंगेज खां मंगोल नेता की बात नहीं कर रहा हूं। एक चंगेज खां विदेशी आक्रमणकारी या मंगोल नेता थे जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय पर एक्टिव थे। उस समय मध्य एशियाई और खुरासान जोन पर अटैक करने के लिए। पॉइंट समझा? मैं यहां चंगेज खां बहमनी साम्राज्य का एक प्रांतपति है। प्रांतपति भी नहीं कहिए, उन प्रांतों के नीचे रहने वाले सरसुबेदार सेक्शन होता था, सरसुबेदार या सिपाही सालार। सिपाही सालार समझते हैं? एक सेनापति था, सैन्य नायक था। ठीक है, सैन्य नायक कह दीजिए। तो चंगेज खान ने पहली बात तो इस व्यक्ति को इथोपिया से बगदाद के लोग खरीद ले गए। बगदाद से, अब्दुल बगदादी से इसे बेचा गया बहमनी में, भारत आके उसे बेचा। चंगेज खान ने इसे खरीद लिया। जब चंगेज खान ने खरीद लिया तो हमारे यहां दिल्ली सल्तनत के काल में दासों की स्थिति दुनिया के दासों से अच्छी थी। हमारे यहां पर जो दास होते थे वो अपनी योग्यता अगर सिद्ध कर दें तो उनको बड़े बड़े मंत्री पद भी मिल जाते, जैसे कि इल्तुतमिश स्वयं दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक दास थे, बलबन दास थे। जब ये दास भारत में आकर के दिल्ली सल्तनत जैसी ओपन कल्चर में आएंगे तो वो दास नहीं रह जाएंगे। अगर योग्यता सिद्ध कर गए तो सुल्तान उनको दासता से मुक्त कर देता, तो उनकी संतान दासता से मुक्त हो जाती। इसीलिए हमारे यहां पर दासों को योग्यता के आधार पर मानक दिए गए। फिर समझो,
मैं ये कह रहा हूं कि मलिक अंबर कौन थे, तो आप ये कहेंगे कि मलिक अंबर इथोपिया की हबशी प्रजाति से बिलोंग करने वाले, भारत में कैसे आए थे बताइए, बेचकर आए थे, गुलाम के रूप में आए। कैसे आए थे बेटा, गुलाम के रूप में। बगदादी से हमने खरीदा था, हमारे यहाँ की बहमनी साम्राज्य के चंगेज खान ने। मतलब ये समझो कि भारत में ये किसका गुलाम था, चंगेज खान का। ठीक है बेटा। लगभग 1595 ईस्वी में एक शासक है हमारे यहां पर, अहमदनगर एक जोन है बेटा, इसी में बहमनी साम्राज्य में पड़ेगा और महाराष्ट्र का हिस्सा है आजकल। अहमदनगर में तत्कालीन रानी हुआ करती थी चांद बीबी, और हमें पता है कि 1556 से लेकर के 1605 तक ऊपर कौन है बेटा, मुगल बादशाह अकबर। अकबर ने दरअसल क्या है कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए, अर्थात अहमदनगर को जीतने के लिए कई प्रयास किए, और इस अहमदनगर को तोड़ना चाहा। अहमदनगर के मंत्रियों में फूट पड़ गई, और इस फूट पड़ने की वजह से यहां अस्थिरता पैदा हो जाएगी। अस्थिरता का मतलब है अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, और ऐसे में डर था कि मुगल कहीं इसको तोड़ न दे, क्योंकि मुगल इसी के, जो अहमदनगर प्रांत है, इस प्रांत के बगल में एक तरफ है गुलबर्गा और एक तरफ है बीजापुर, और मुगलों का प्रभाव सीधे बीजापुर के आदिल शाह से संबंध होता था। उनके साथ संधि ये कर ली कि हाँ, हम जब विजयनगर, जब हम अहमदनगर पर अटैक करें तो बीजापुर के शासक हमारी मदद करेंगे अहमदनगर को तोड़ने में। और कॉन्स्पिरेसी करने में बीजापुर के जो लोग थे यहां के दरबारियों से मिल गए। चांद बीबी का शासन अस्तित्वहीन हो गया, या कॉन्स्पिरेसी बढ़ गई, षड्यंत्रकार बढ़ गया। ऐसे में मलिक अंबर को बड़ा अच्छा मौका मिला। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मलिक अंबर की जिंदगी में 1595 में जब अहमदनगर में क्या पड़ी बड़ा, साम्राज्य में फूट पड़ना शुरू हो गई, और मुगल प्रभाव जब बढ़ गया, डर बढ़ गया था, भी जीता नहीं है मुगलों ने, मतलब मुगलों का खतरा है आक्रमण का, और इस समय शासक क्या है, चांद बीबी। 1595 में इसे अवसर मिला एक सैन्य विभाग में बेटा, ये सिपह सालार बन गया। अपनी योग्यता इसने इतनी प्रभावित की कि चांद बीबी इससे प्रभावित हुई। जब चांद बीबी प्रभावित हुई तो इस व्यक्ति को तत्कालीन समय का दीवाने बजारत बना दिया, और बजारत का मतलब मैं वजीर कह रहा हूं, और वजीर सुल्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद था। इसे वकील दर भी कहा जाता था, मतलब ये प्रधानमंत्री था। वजारत उस समय पर केवल राजस्व नहीं, सैन्य अन्य प्रशासनिक इकाई भी देख रही थी। पुनः समझिए, मैं जिस तरह कह रहा था कि उधर ईरानी जो व्यक्ति महमूद गवाह है, अपनी योग्यता से प्रधानमंत्री बन गया। ये व्यक्ति अपनी योग्यता से पहले सैनिक में सिपह सालार बना, बाद में ये दीवाने बजारत बन गया। इस व्यक्ति ने क्या किया कि मुगलों से डायरेक्ट लोहा तो नहीं ले सकता, बजारत जब बन गया तो इससे पहले ही ये भारतीय राजनीति में या बहमनी साम्राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इसने एक सेना बनाई मराठों के साथ मिलकर, बरगीर। बरगीर कौन होते हैं बेटा, अस्थायी सैनिक होते हैं। अगर कोई इनको बुलाए तो इसने पहले 7000 अफाकियों की एक सेना बना ली। अफाकी कौन होता है, विदेशी मुस्लिम। 7000 की अफाकियों की एक सेना बनाई, और बाकी 60,000 यहां के लोगों की सेना बनाई। और इस सेना का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कोई व्यक्ति किसी के साथ जब लड़ने जाए तो उनके साथ शामिल हो जाओ, युद्ध में जो लूट का हिस्सा है उसको लो और भागे बाहर निकल जाओ। मतलब बरगीर अस्थायी सैनिक थे, ये राजा के द्वारा पोषित सैनिक नहीं थे, इनको घोड़ा या वेतन दिया जाएगा। ये केवल बे थे, लुटेरे टाइप, गए राजा के साथ मिलेंगे, लूट लाट करके चले आएंगे, बाद में चले। यही पेशवाओं में था, हुआ है ना। तो बरगीर अस्थायी सैनिक थे, और इस जितने ये सैनिक थे सारे के सारे लोग गुरिल्ला पद्धति वाले थे। गुरिल्ला पद्धति समझ रहे हैं ना बड़ा, छापा मार या छुप करके छापामार युद्ध नीति। मेरा मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके बड़ी सेना पर पीछे से अटैक कर देना, ताकि उनमें अस्थिरता फैल जाए, भाग जाए, डर हो जाए, दहशत हो जाए।
अब देखिए, तो मैं ये इतना कहना चाह रहा हूं कि 1595 में इसे मौका मिला, इसने जो बरगीर सेना बनाई, उस बरगीर सेना के प्रभाव की वजह से रानी चांद बीबी ने इसे वजीर बना दिया कि इसकी मदद से हम मुगलों से लोहा ले सकते हैं। पॉइंट समझा? अच्छा बेटा, मलिक अंबर का प्रभाव इतना तक बढ़ गया, लगभग इस समय पर आपको पता है कि 1605 में कौन थे बेटा यहां? अकबर। अकबर की मृत्यु हो जाएगी। अकबर के मरने के बाद में इनका प्रिय बेटा सलीम आइदर जहांगीर या शासक हो जाएगा। या शासक कौन है बेटा? जहांगीर हो गया है। इसके बाद जहांगीर का शासन 1605 से लेकर के लगभग 1632 तक के काल तक रहता है। हम यह कह रहे हैं कि 1610 ईस्वी में मुगलों ने जब अहमदनगर पर आक्रमण किया तो अहमदनगर को वो जीत नहीं पाए। वजह था मलिक अंबर, अहमदनगर और मुगल। इस जगह पर मुगलों को परास्त होना पड़ा। मुगलों ने लगभग 1616 ईस्वी में एक शहजादा खुर्रम को भेजा दक्षिण भारत में और खाने जहां को वहां से हटा दिया। और शहजादा खुर्रम कौन था बेटा? शाहजहां। तो शाहजहां ने बीजापुर की सहायता से अहमदनगर को अंतिम रूप से हरा दिया। मतलब यहां मलिक अंबर 2 युद्ध तो मुगलों से जीत गई। मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी, इनसे लगभग 4 गुना बड़ी। फिर भी इतना मान लीजिए कि मलिक अंबर ने भारत में छापामार जी नीति अपनाई थी। जो मराठों की स्थिति थी, जो मराठों के काल में छापामार चलेगा, इस स्थिति को ये नीचे करने में सफल हुए। लेकिन जब शहजादा खुर्रम ने अटैक किया तो शहजादा खुर्रम ने जब यहां पर आक्रमण कर दिया तो 1616 ईस्वी में अहमदनगर अब किसके अधीन हो गया बेटा? मुगलों के अधीन हो गया। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मलिक अंबर ने जब रानी चांद बीबी का शासन अस्थिर हो गया तो लगभग 15-16 साल तक शासन पर प्रभाव बनाए रखे, मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। अंत में जब उनके दरबार में षड्यंत्र हो गया, बीजापुर ने उनके साथ मिलकर के विश्वासघात किया और शहजादा खुर्रम यहां पर जीत गए, अर्थात मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो अहमदनगर कब हिस्सा बना है मुगलों का? 1616 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? खुर्रम के नेतृत्व में। अहमदनगर की विजय के उपलक्ष्य में ही नूरजहां ने शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी है ना बेटा? तो शाहजहां कब बने हैं? अहमदनगर को जीता तब। किसने उपाधि दी है ये शाहजहां की? नूरजहां ने। क्योंकि नूरजहां जहांगीर के प्रभाव उस समय राजनीति में हस्तक्षेप रखती थी। पॉइंट पर समझिए। तो ये मलिक अंबर है। तो मलिक अंबर कहां के शासक, कहां के प्रधानमंत्री है? बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री है। मूलतः स्टेट का नाम क्या है उसका? अहमदनगर। और मलिक अंबर है कौन बेटा? हबशी है। मतलब ये इथोपियाई या अफ्रीकी व्यक्ति है। क्योंकि भारत में विदेशी मुस्लिम है इसलिए अफाकी है। राजनीति में तो इनका ये राजनीति अस्थिर रहा। ये था राजनीति पैटर्न मलिक अंबर का। अब अगर मलिक अंबर को हम देखें सॉफ्ट पावर में, तो पहला ऐसा व्यक्ति है जो अकबर के काल में टोडरमल ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था या भूमि बंदोबस्त किया, दहसाला पद्धति समझते हैं ना बेटा? अकबर के समय में एक वकील दर या उस समय का वजारत एक टोडरमल बने भू राजस्व विभाग के अध्यक्ष। तो भूमि राजस्व को वहां पर उन्होंने दहसाला पद्धति अपनाई। इसमें एक तो राई पद्धति थी जो शेरशाह ने चलाई थी। इसका काम यह था कि अच्छी खराब फसलों के कुल की उपज को लेकर के 1/3 करके टैक्स ले लेना, एक मापक होता था। तो राई पद्धति के आधार पर डिवीजन किया और रैयतवाड़ी प्रथा चलाई, मतलब सीधे किसानों से टैक्स लीजिए। और इसी प्रथा को अर्थात टोडरमल की प्रथा को मलिक अंबर ने दक्षिण भारत में लागू किया। तो बताइए दक्षिण भारत में टोडरमल की व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने चलाई? मलिक अंबर ने। ये प्रश्न आईएएस 2019 का प्रीलिम्स का है ना? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में किसने शुरू की बेटा? मलिक अंबर।
मलिक अंबर की ही व्यवस्था को कौन फॉलो करेंगे आगे? शिवाजी। तो शिवाजी ने कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई? मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था। बात समझे बेटा? हाँ, इस समय एक व्यवस्था चलती थी बेटा जागीरदारी में इस्तमरारी, मतलब भूमि को कॉन्टेक्स्ट पर देना, जो बाद में अंग्रेज करेंगे जैसे उस पे स्थायी बंदोबस्त में। अपॉइंट समझो। तो दहसाला पद्धति को उन्होंने, अर्थात मलिक अंबर ने भू राजस्व में सुधार करने के लिए एक तो भूमि का सर्वेक्षण करवाया है बेटा, और सर्वेक्षण कराने के बाद में भूमि को 4 भागों में बांटा। कर निर्धारण के लिए उन्होंने क्या स्थिति अपनाई बेटा? राई पद्धति को अपनाया, जो उस समय चलन में थी। तो भूमि सर्वेक्षण कराना, टोडरमल की भूमि व्यवस्था को दक्षिण भारत में या बहमनी साम्राज्य में लागू करना, ये इनकी एक स्टाइल थी एक पक्ष में। जिस तरह महमूद गवा ने वहां तरफदारों पर नियंत्रण किया, वैसे ही इस व्यक्ति ने भी तरफदारों पर क्या किया बेटा? दारों पर नियंत्रण किया। एक किताब ये व्यक्ति लिखता है, इक्व अल जवाहर, और ये तत्कालीन समय में यह एक सूफी मॉडल है, सूफीवाद। हम पढ़ेंगे सूफीज्म पर। सूफी बहुत बड़ा कंटेंट है, आपको पीपीएससी के बच्चे के लिए तो जानना चाहिए। उस पर लिखा है, मतलब यहां मैं कह दूं सूफी संत और भारतीय भक्ति आंदोलन पर लिखा, भक्ति आंदोलन और तथा वहां के संतों का राजनीति में हस्तक्षेप पर लिखा है। मतलब एक तरह से व्यक्ति साहित्यकार भी है, इधर राजनीतिक स्तर भी रखता है। मेरा मतलब मैं इतना कहना चाह रहा हूं, भू राजस्व में इसका हस्तक्षेप है, राजनीति में इसका हस्तक्षेप है, साहित्यिक आधार पर इनका हस्तक्षेप है, और समाज की वर्गीकरण में भी इनकी भूमिका है। तत्कालीन समय में इन्होंने कई प्रकार के टैक्स बढ़ा दिए, महिला विधवा विवाह से टैक्स हटा दिया, जैसे कि विजयनगर के शासक भी कुछ कर रहे थे, तो सेम उन्होंने लगभग कर लिया। जब तक ये रहे तब तक राजनीति में हस्तक्षेप रहा, उसके बाद में